आपके बारे में पहले हम सुनते थे कि चूरमा खाओ रेवाड़ी आओ, कि भाई चूरमा घर खा करके आना। ना। लेकिन मुझे बात पूरी करने दो। लेकिन अब आप बता रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि कल तो मैं चूरमा खिला रहा हूँ। तब मैंने 14 जनवरी को 1988 तुलाराम पार्क में रेवाड़ी में कहा कि भाई मैं सर्वजातीय जनता पंचायत कर रहा हूँ, ना जाति का ना धर्म का कोई भेद नहीं है, सबका न्योता है और तुलाराम पार्क में है, कोई स्टेज नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सब आओ वहाँ, आप अपनी कहना मैं अपनी बताऊँगा। हुकमचंद कालरा कांग्रेस के प्रत्याशी थे, तो कालरा साहब को सारे पंजाबी बिरादरी ने वोट दिया था, इस वजह से मुझे नहीं दे पाए, एक हंसराज ग्रोवर को छोड़कर, और शायद किसी जनसंघ के संगठन के किसी व्यक्ति ने दे दिया हो। तो वो पंजाबी बिरादरी डरती भी थी कि भाई हमने वोट नहीं दिया, हम कैसे जाएं। पर जब उन्हें मालूम पड़ा कि रघु जी को ऐसा कुछ नहीं है, तो सभी साथी आए और हमारे लोग टोकते भी थे कि रघु जी ये तो वहाँ था, इसका साथ मत दो। तो वो ठेकेदार साहब, एक ठेकेदार साहब थे, हाँ वो ठेकेदार साहब थे, तो पंजाबी नहीं बनिए थे वो, और वो मेरे चुनाव में साथ नहीं थे। तो लोगों ने कहा कि इसके साथ मत दो, ऐसे क्या कर रहे हो आप। तो मैंने कहा भाई कोई बात नहीं, अपने यहाँ आए, अब मैं इनका भी एमएलए हूँ, तो ये आप बोला मत करो, मुझे करने दो। सदन में जब आपने लोकदल से इस्तीफा देने की घोषणा की विधायक पद से, बड़ी बात थी, उसका फैसला पहले रेवाड़ी में जनता पंचायत के बीच हो चुका था? पहले हो चुका था, हाँ हो चुका था। मतलब आपने अपने समर्थकों की अनुमति ली थी? अनुमति ले रखी थी, बता दिया था कि, लेकिन देवीलाल जी के और मेरे बीच में कभी कोई मनमुटाव नहीं हुआ, और वो हमेशा मुझे चाहते रहे और मैं भी उनकी इज्जत करता रहा। जलयुद्ध का SYL के निर्माण से कोई लेना देना नहीं, जलयुद्ध का राजस्थान और पंजाब और हरियाणा के विवाद से भी लेना देना नहीं था। जलयुद्ध जो हमारा है वो ये है कि हरियाणा में जो पानी है, यमुना का, ब्यास का, रावी का, सतलुज का, जो भी उपलब्ध पानी है, मौजूदा पानी है, आ रहा है, उसमें से जिले के हिसाब से लगा लो, क्षेत्र के हिसाब से लगा लो, जनसंख्या के हिसाब से लगा लो, जो हिस्सा इस क्षेत्र का बनता है वो हमें दीजिए। ये चौटाला मेरे ऑफिस में आया, ऑफिस में आया और हम दोनों ने लिखित में साइन किया। मैंने कहा ऐसे नहीं मानूंगा, पहले तुम लिख करके दो। वो अजय के साइन कन्फेड के अंदर जो मंत्री थे, अब मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, ठीक है, वो ऐसी अंधाधुंध नियुक्तियां कर रहे थे। एक लेमर सिंह करके कोई सेक्रेटरी वगैरह था, वो मन में आया जिसको नियुक्ति दे देते थे। एक बात तो रघु जी बिल्कुल सही हुई कि रेवड़ियां बंटती थी उस दौर में, बिल्कुल जाति विशेष के लिए, जाति विशेष के लिए, क्षेत्र विशेष के लिए, क्षेत्र विशेष के लिए। इसी का तो विरोध किया था मैंने, कि जो बंसीलाल ने शुरू किया था, ये जाति और क्षेत्र के आधार पर अंधाधुंध भर्ती का सिलसिला बंसीलाल ने शुरू किया था। वो तो यहाँ तक कहता था कि जाटनी जामन से जाम गई है, अगर किसी और को ले जाओ तो वो सिलसिला अगर रुका या मंदा हुआ तो वो हुआ मनोहर लाल खट्टर के संग। इन्होंने मुझे जनता दल विधायक दल से निकाल दिया। अच्छा, हाँ, मैंने लोक दल या विधायक दल नहीं छोड़ा, इन्होंने मुझे निकाल दिया। शौकोस नोटिस दिया जब मैं रोजगार में था, पदयात्रा ही कर रहा था एमएलए होते हुए। अच्छा, मतलब आपने इस्तीफा नहीं दिया था? नहीं, उन्होंने निकाला। हाँ, और मुझे विधानसभा में अलग बैठा दिया, उन्होंने मुझे इंडिपेंडेंट कर दिया। फिर मैंने कहा जो आज ममता कहती है, समता कहती है और या शिवसेना कहती है, वो मैंने तब कहा था कि भाई मैं अकेला हूँ इसलिए दबा रहे हो। मैं जाता हूँ विधानसभा से इस्तीफा देकर, मैं अकेला जा रहा हूँ और अपने साथ 9 को और जोड़कर 10 लेकर आऊँगा, और जो मैं आज मांग रहा हूँ वो मैं छीन कर ले जाऊँगा। इस्तीफा किसको दे करके आए थे? इस्तीफा मैंने ऐसे स्पीकर को भेज दिया था। अच्छा, स्पीकर, और स्पीकर इंडिया में नहीं था, बाहर था। जैसे इनको मालूम पड़ा कि रघु यादव ने इस्तीफा दे दिया, मंजूर कर लिया। अरे स्पीकर को विदेश से मंजूर करवा दिया कि कहीं बदल ना जाए मामला। मैंने कहा मैं जो कह रहा हूँ शौरी जी, सब कुछ सही है, ये गलत है। बोले पर यादव साहब, गलत सही नहीं देखा जाता, जब आग लगती है तो पानी डाला जाता है, ये नहीं देखा जाता कि नाले का है या कुएं का है। तब मैंने कहा शौरी साहब, पर ये तो देखा जाता है कि पानी डल रहा है या पेट्रोल। पत्रकार पैर छुआ करते थे? हाँ, अर्जुन सिंह के, बिल्कुल पत्रकार पैर छुआ करते थे, पैर ही छूते थे सर। तो रघु यादव से कोई पूछ ले कि अब आप किस राजनीतिक दल में हैं, तो क्या कहोगे आप? ये चल क्या रहा है भारतीय जनता पार्टी में? जो ये शुरुआत हुई है विशेष रूप से अहिरवाल क्षेत्र के भाजपा नेताओं के बीच राव इंद्रजीत को घेरने की, या ये कहें कि राव इंद्रजीत बनाम अदर्स की, जो है, मैं तो वो व्यक्ति हूँ, जब जिसने समर्थन मांगा और मुझे लगा कि सामने कोई बहुत अच्छा विकल्प नहीं है तो मैंने दिया है। मैं कभी अपनी जुबान से नहीं गिरा हूँ। आप इंद्रजीत से पूछ लीजिए 10 बार,
उसने ही धोखा दिया, वही पलटा। आपका एक्यूरेट बयान याद दिलाऊं? नहीं आपने क्या कहा? नहीं, फिर नहीं, आपका याद दिलाओगे, मैं बता रहा हूँ ना। फिर इंद्रजीत बोला अगर आप मेरे से कह रहे हैं तो अच्छी बात है, पर अगर आप पब्लिक में कह दें, जनता को मालूम पड़े, तभी तो मुझे लाभ होगा। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने फिर मेरे से कहा कि आप बता दें जो आपकी बात को कह दे। तो मैंने सोच साच के बोला कि महेश वैद। अच्छा, आपने ये मेरा recommend किया? सजेशन था, उसको नहीं पता, वो महेश वैद को ज्यादा जानता भी नहीं था। अच्छा या अच्छा, जानता भी होगा तो उसने शो तो ऐसा ही किया था कि कोई बहुत जानकारी में नहीं है। ठीक है तो ठीक उसने पूछा तो वो बोला ठीक है जी। तो मैंने कहा महेश वैद से मेरी बात करा देना। है। मैं उस समय दैनिक जागरण में था शायद, हाँ, दैनिक आप जहाँ भास्कर भी में। थे, मेरे को कोशिश आपसे जी। संपर्क था और आप पे मुझे उस समय भी यकीन था। जी, तो जी। मैंने आपका नाम मैंने दिया था। उसके बाद वो चुनाव हो गया और इंद्रजीत जीत गया। जीतने के बाद मैं तो समझता था कि वो मुझे धन्यवाद करेगा, जी जी। पर वो समझा कि ये भी मेरे पास गुलदस्ता लेकर आएगा। मैं तेरे बाप के पास नहीं गया, तेरे पास क्या आऊंगा। एक पारी खेलने की मनसा है? एक पारी क्यों, जितनी पारी होती रहेंगी, हम जब तक हैं लड़ते रहेंगे, लड़ते क्या रहेंगे। दिक्कत है। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। आज 13 जनवरी है। सबको लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारे साथ जो खास मेहमान बैठे हैं, इन्हें आप सब जानते हैं, रघु यादव। सबसे पहले इंजीनियर, इंजीनियर के बाद पत्रकार, पत्रकार बनने के बाद नेता, नेता बनते बनते लेखक बन गए, और लेखक बनने के बाद भी अब हम इनको कहें कि बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी पूर्व विधायक रघु यादव। और 13 जनवरी को हम इनके पास क्यों आए, यह भी आपको बता दें कि रघु यादव ने अपने राजनीतिक जीवन में सक्रिय रहते हुए एक सिलसिला शुरू किया था हिसाब देने का। 14 जनवरी को यह अपने लोगों को बुलाते रहे हैं हमेशा। बीच बीच में ये सिलसिला बंद भी हुआ, क्यों बंद हुआ, क्यों फिर शुरू हुआ, इन सब पर बात करेंगे। लेकिन 14 जनवरी 2026 को इन्होंने सबको चूरमे पर बुलाया है, इसलिए हम 14 जनवरी से एक दिन पहले इनका जो मंतव्य है उसको हम रिकॉर्ड करके आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं। इसीलिए हम इनके पास पहुंचे हैं। ये सन सिटी में इनका घर है जहां पर हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। पहले रघु यादव जहां रहते थे, आप सबने देखा होगा, यादव हॉस्पिटल के पास, जो पुराना ठिकाना था सरकारी अस्पताल के पास। रघु यादव के बेटे सृजन यादव भी राजनीति में भाग्य आजमाने के लिए बीच बीच में सक्रियता दिखाते हैं। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि रघु यादव और उनके बेटे सृजन यादव की विचारधारा, वैचारिक धरातल पर दोनों का अपना अपना स्वतंत्र चिंतन है। हम ये कहें कि परिवार की राजनीतिक विचारधारा कोई किसी के बंधन में नहीं है। रघु यादव अलग सोचते हैं, इनके बड़े भाई डॉक्टर ईश्वर यादव वो भी विचारक चिंतक हैं, वो अपना अलग सोचते हैं। इनके चचेरे भाई केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, उनकी अलग राजनीति है। कोई किसी की राजनीति में घालमेल नहीं है, स्वतंत्र विचारधारा, कोई किसी का पिछलग्गू नहीं और कोई किसी का मार्गदर्शक। तो हम कह सकते हैं एक दूसरे का मार्गदर्शक तो हो सकता है, लेकिन बिल्कुल स्वतंत्र चिंतन। और रघु यादव तो अपने आप में हरियाणा की राजनीति में ब्रांड रहे हैं और उस समय ज़्यादा चर्चा में आए थे जब चौधरी देवीलाल की सरकार थी और उस सरकार में ये पहली बार विधायक बने थे और बीच में ही कुर्सी छोड़ करके आ गए थे और कांग्रेस के साथ जुड़ गए थे। कांग्रेस ने इन्हें पेशकश की थी विधानसभा चुनाव लड़ने की। इन्होंने कह दिया था कि अब तो बड़ी पंचायत में जाएंगे, बात नहीं बनी, लंबा सफ़र बीच में गुजर गया। तो पहले सीधे सीधे आपका अभिवादन है रघु यादव जी। धन्यवाद महेश जी, तो और आपके दर्शकों का भी नमस्कार। हम तो सीधे सीधे ये पूछेंगे कि 14 जनवरी को एक बार फिर आप चूरमा खिलाने के लिए बुला रहे हो। आपके बारे में पहले हम सुनते थे कि चूरमा खाओ रेवाड़ी आओ, कि भाई चूरमा घर खा करके आना। ना। लेकिन मुझे बात पूरी करने दो। लेकिन अब आप बता रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि कल तो मैं चूरमा खिला रहा हूँ। चूरमा खाओ रेवाड़ी आओ, ये सिलसिला कब से शुरू हुआ, क्यों ब्रेक लगा और अब फिर क्यों शुरू कर रहे हैं? ब्रेक तो एक्चुअली नहीं लगा, स्लो हो गया होगा। स्लो हो गया दरअसल में कम लोगों को खिला दिया होगा। नहीं, ऐसा नहीं है जी कुछ कमी हमारी रहेगी, लोगों की तो कोई कमी, मेरे साथियों की तो कभी रही नहीं है। जी जी। मैं जब विधायक था तो लोग मुझसे 24 घंटे मिलने आया करते थे। जी जी। अब मुझे चंडीगढ़ भी जाना पड़ता था और भी जगह जाना पड़ता था, तो मैं उपलब्ध नहीं हो पाता था जी। तो कई लोग कई बार आते थे, फिर परेशान होकर चले जाते थे। उन्हें लगता था कि यार हम तो मिलते ही नहीं हैं, ये क्या एमएलए बना दिए। तो मुझे भी महसूस हुआ कि यार ये गलत बात है, लोग घर पे आते हैं तो मैं तो जैसे हमेशा उपलब्ध रहा हूँ वैसे रहना चाहिए। तब मैंने 14 जनवरी को 1988 तुलाराम पार्क में रेवाड़ी में कहा कि भाई मैं सर्वजातीय जनता पंचायत कर रहा हूँ, ना जाति का ना धर्म का कोई भेद नहीं है, सबका न्योता है
और तुलाराम पार्क में है, कोई स्टेज नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सब आओ वहाँ, आप अपनी कहना, मैं अपनी बताऊंगा। वो जब न्योता दिया सर्व जातीय जनता पंचायत के नाम से 1988 में, 1988 में मकर संक्रांत के दिन, जी जी, तो उसमें राम नारायण जी मेरे साथ एमएलए थे, कोसली के, शब्द कोसली था हल्का, जी जी, और चौधरी शिवलाल, वो मेरे पैतृक जो हल्का है पटौदी, जी जी, जमालपुर भी उसी में आता है, जी। वहाँ के विधायक थे, तो वो दोनों भी उसमें शामिल हो गए थे। जी। और ऐसे ही घास पे ही लोग बैठे हुए थे, और जो तुलाराम की जो स्टेचू या जो भी एक था गोला, जी जी, शायद मैं वो मूर्ति लगवा चुका था, तो वो जो गोला था उस पे जो बाउंड्री बनी रहती है ना, जैसे मुंडेर होती है, समझ गए, उसी पे मैं भी, शिवलाल भी और राम नारायण जी भी बैठे रहे, और भी हमारे मुख्य साथी बैठे हुए थे। मंच कुछ नहीं था, कोई कुछ नहीं था, तो बस वहां पर वो पंचायत हुई, बिना खर्चे की पंचायत थी, तो कोई खर्चा नहीं और कुछ नहीं, उसमें तो चूरमा तो होगा, नहीं, चूरमा भी नहीं था, चूरमा भी नहीं था। उसमें शायद हमने मूंगफली और रेवड़ियां मंगा रखी थी, क्यों रेवाड़ी आए थे, रेवाड़ी की मूंगफली पसंद है, और लोहड़ी और संक्रांत के समय लोग मूंगफली रेवड़ी खाते ही हैं, तो वो वाली मूंगफली थी जो छील के खाई जाती है, और रेवड़ी भी होगी, वो मंगा ली थी, तो लोग चापते भी रहे, छिलते भी रहे, और हमारी पंचायत हुई। तो आज आपने लोहड़ी के दिन हमें तो हलवा खिला दिया, मूंगफली रेवड़ी। अब तो हम हलवा ही नहीं, अब तो हम खिलवाएंगे चूरमा ही, क्या जी, अब चूरमा ही कर दिया है। तो वो बड़ी अच्छी पंचायत हुई, लोग एक के बाद एक खड़े हुए। अब मैं क्या बताऊं, सुजान सिंह जी थे शहबाजपुर बेरियावास के, एक सूबेदार धन सिंह जी थे, सुजान सिंह पहलवान, नहीं पहलवान नहीं, हो तो वो बुजुर्ग आदमी थे, उनके बेटे आजकल शायद राम किशन जी हैं। अच्छा चलो, मतलब जो भी थे, हाँ, बड़े बड़े वो लोग थे जो आज नहीं, गणमान्य लोग थे, गणमान्य ने बड़े फेमस, बड़े मौजूद लोग थे जो अब नहीं है इस दुनिया में, मौजूद लोग, हाँ मौजूद, वो बड़े सब पगड़ी वगड़ी बांध के आते थे। और मेरे यहाँ आज तक अभी भी इस पंचायत में भी लोग आते अपने साधनों से हैं। पहले तो कारवार हमारे पास होती नहीं थी, लोग ट्रैक्टरों में आ जाते थे, बस में आते थे, रेल में आते थे, तो ऐसा ही था आने का। तो लेकिन लोग बहुत आए थे, और लोगों ने अपनी अपनी खड़े होकर कही, किसी ने अफसरों के खिलाफ भी बोला होगा, और किसी ने अपने गांव की समस्या भी बताई होगी, किसी ने आपके खिलाफ भी बोल दिया होगा कि भाई मेरे तो सहयोगी हैं, मेरे को ऐसी बात नहीं, मेरे से भी कहा कि ऐसा अपनों से अपनी बात, हाँ यही कही थी, ये भी कही थी, इन लोगों का ज्यादा लाड़ मत लड़ाया करो, क्यों मैं सभी को बुला लेता था, और ये सोचे बिना कि कौन किस पार्टी का है, किसके साथ है, जो काम होता था मुझे ठीक लगता था तो मैं कर देता था। दलगत राजनीति से मैंने एमएलए के रूप में कभी नहीं किया, कोई बता दे। उस चुनाव में इत्तेफाक से ऐसा हुआ था कि हुकमचंद कालरा कांग्रेस के प्रत्याशी थे, तो कालरा साहब को सारे पंजाबी बिरादरी ने वोट दिया था, इस वजह से मुझे नहीं दे पाए, एक हंसराज ग्रोवर को छोड़कर, और शायद किसी जनसंघ के संगठन के किसी व्यक्ति ने दे दिया हो, तो वो पंजाबी बिरादरी डरती भी थी कि भाई हमने वोट नहीं दिया, हम कैसे जाएं। पर जब उन्हें मालूम पड़ा कि रघु जी को ऐसा कुछ नहीं है, तो सभी साथी आए। मैं सबको जानता हूँ, नाम लेना ठीक नहीं है, ठीक है, कोई बिना नाम लिए बात करें तो ज्यादातर तो जो है ना अध्यापकों के लिए आते थे, कि किसी की वाइफ है, किसी की खुद है, तो उन्होंने देखा कि बदली वगैरह के लिए, और भी 100 काम होते थे तहसील, तो मैं सबके कर देता था, ये देखे बिना ही कि कौन है, कहाँ रहता है, किस बरादरी का है। फिर पंजाबियों का तांता भी लग गया खूब, और हमारे लोग टोकते भी थे कि रघु जी ये तो वहां था, इसका साथ मत दो। हाँ, तो वो ठेकेदार साहब, एक ठेकेदार साहब थे, हाँ वो ठेकेदार साहब थे, वो पंजाबी नहीं बनिए थे वो, और वो मेरे चुनाव में साथ नहीं थे, तो लोगों ने कहा कि इसके साथ मत दो, ऐसे क्या कर रहे हो आप। तो मैंने कहा भाई कोई बात नहीं, अपने यहाँ आए, अब मैं इनका भी एमएलए हूँ, ये आप बोला मत करो, मुझे करने दो। तब उन्होंने कहा था अपनी चप्पल निकाल करके, चप्पल या जूती जो भी थी, कि रघु जी अब हम आपके पास आए हैं और आप हमारी सुनवाई करते हो, आप हमारे काम करते हो, तो बताओ हम कैसे अगले चुनाव में आपके खिलाफ जा सकते हैं, और जाओ तो ये जूती ये आपके हाथ में हो, ये सिर यहाँ पर है। हाँ, तो इस बात से बड़े लोग प्रभावित भी हुए। हालांकि चुनाव आया जब, फिर परिस्थिति बदल गई, तो कोई कहीं भी रहा। तो पहला 88 में हुआ, सिलसिला कब तक चला? फिर लोगों ने कहा कि नेताजी ऐसा तो आप करते ही रहिए, ये तो बड़ा अच्छा है, लेकिन साल में 1 बार नहीं 2 बार होना चाहिए, साल तो लंबा हो जाएगा। तो वहीं पर यह फैसला हुआ कि संक्रांत तो हम इसलिए रखते थे कि संक्रांत गांव में बिना कैलेंडर देखे लोगों को पता होती है। संक्रांत तो हमारे जनजीवन का हिस्सा है, हाँ, एक समाज का
एक इलाके का एक त्यौहार है, सभी घरों में सकरात का पता होता है, तो इसलिए सकरात रखा था। उन्होंने कहा भी अगला रख लो जाटी, एक तो बीच में अंतर आ जाएगा, और जाटी ने भी जन्माष्टमी, हाँ जन्माष्टमी, गुगा बोलते हैं, गुगा भी बोलते हैं, जाटी भी बोलते हैं, जन्माष्टमी बोलते हैं। गुगा अगले दिन, जाटी जन्माष्टमी पहले दिन। ये भी एक लोकल माने लोक पर्व है जाटी, तो इसलिए हमने फिर वो जन्माष्टमी रख लिया। 2 पंचायतें, दो कर दी, जनता पंचायत, जनता पंचायत, जिसमें कोई पार्टीबाजी नहीं होगी। पूरा नाम सर्वजातीय जनता पंचायत। सर्वजातीय जनता, सर्वजातीय तो खामखा जोड़ दिया था हमने, लेकिन वो जनता पंचायत का मतलब भी सर्वजातीय था, पर लोगों ने इंसिस्ट किया तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। बोले पंचायतें ज्यादातर जात बिरादरी की और गांव चौपाड़ी होती है, आप ऐसा कर दो, खुली कर दो, तो मैं खुला ही है भाई, फिर सर्वजातीय जोड़ दिया था। तो सर्वजातीय आप एमएलए तो हट गए थे शायद? हटा था मैं 89 में। फिर हमारी सकरा ये जन्माष्टमी की भी पंचायत हुई, फिर लगातार पंचायतें होती रही, और 1901 पंचायत में ही मैंने पूछा था कि भाई रोजगार के मामले में ऐसा सब कुछ हो रहा है, पानी के मामले में भी बात नहीं बन रही है, तो मैं क्या करूं? बोले हम आपके साथ हैं, कुछ भी करो। तो मैंने कहा अगर विधानसभा छोड़नी पड़े आप कुछ भी करो। बकायदा मैंने हाथ उठवा कर किया, हालांकि लोग ये कहते हैं मैंने फैसला अच्छा, कर ये लिया। बड़ी बात कह रहे हो आप। हाँ। सदन में जब आपने लोकदल से इस्तीफा देने की घोषणा की विधायक पद से, बड़ी बात थी। उसका फैसला पहले रेवाड़ी में जनता पंचायत के बीच हो चुका था? पहले हो चुका था, हाँ हो चुका था। मतलब आपने अपने समर्थकों की अनुमति ली थी? अनुमति ले रखी थी, बता दिया था कि क्या करना पड़े, तो बोले कुछ भी करो, लेकिन चूको मत, अपना ये लेना है, पानी भी लेना है और रोजगार पे भी अड़े रहो। हक की लड़ाई लड़नी है, इस्तीफा देना पड़े तो दो। और दूसरी बात महेश जी, मैं आज बात था, चौधरी देवीलाल जी तो अब है नहीं, लेकिन देवीलाल जी के और मेरे बीच में कभी कोई मनमुटाव नहीं हुआ, और वो हमेशा मुझे चाहते रहे और मैं भी उनकी इज्जत करता रहा। और उनका बेटा बाप को चाहे तो? बेटा बाप भी नहीं थे उस समय, ये 2 बेटे तो थे, रंजीत और ये ओम प्रकाश। हालांकि मेरी तो दोस्ती ओम प्रकाश जी से ही थी, चौटाला से। मैं और चौटाला बहुत अच्छे हमारे संबंध थे, और चौटाला को हम लाए भी थे, शायद एक पंचायत में ही लाए थे, और वो ये भी कह गए थे कि भाई जो स्वागत। नहीं, मैं बीच में कोई एक बात पूछ गया कि अभी ओम प्रकाश चौटाला के 2 बेटे हैं। ओम प्रकाश चौटाला तो आपको चाहते ही थे, इनेलो सुप्रीमो अभय चौटाला भी हैं, और जजपा के जो लीडर हैं अजय चौटाला भी हैं। दोनों से यारी अभी भी तार जुड़े हुए हैं? जुड़ सकते हैं किसी से? नहीं, देवीलाल परिवार से तो मेरी तरफ से तो अच्छे संबंध रहे हैं। और जब हमारा जलयुद्ध चला था 93 में, उसके बाद किसी बात को लेकर मैं आज वो कहना नहीं चाहता हूँ, सच्चाई है, तथ्य है, तो ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि मैं भी नारनौल से ट्रैक्टर यात्रा करूंगा। अच्छा। तो हमारा जलयुद्ध, दरअसल में जलयुद्ध का SYL के निर्माण से कोई लेना देना नहीं। जलयुद्ध का राजस्थान और पंजाब और हरियाणा के विवाद से भी लेना देना नहीं था। जलयुद्ध जो हमारा है वो ये है कि हरियाणा में जो पानी है, यमुना का, ब्यास का, रावी का, सतलुज का, जो भी उपलब्ध पानी है, मौजूदा पानी है, आ रहा है, उसमें से जिले के हिसाब से लगा लो, क्षेत्र के हिसाब से लगा लो, जनसंख्या के हिसाब से लगा लो, जो हिस्सा इस क्षेत्र का बनता है वो दे दो, वो हमें दीजिए। पंजाब से कब और आएगा? आपका बराबर का बटवारा भी नहीं था, समुचित बंटवारे की बात बराबर नहीं था हमारा। जिसको पहले कभी मिला ही नहीं है उसको तो आपको ज्यादा देना ही पड़ेगा। समुचित बंटवारा, समुचित होना चाहिए, जहाँ ज्यादा जरूरत है उस हिसाब से। मुझे ध्यान है, एक शब्द इस्तेमाल किया था, समुचित हमारा हमेशा समुचित रहा है। इक्विटेबल बोल देते हैं लोग, या इक्वल नहीं, इक्विटेबल तो हम बोलते हैं, इक्वल बोल देते हैं लोग, वो नहीं है हमारा फैसला। तो वो एक अलग बात है, वो कभी फिर मौका आया तो मैं करूंगा। नहीं, उस पे बात ही नहीं कर। अब तो 14 जनवरी और जो मकर संक्रांति और जाटी की जो जनता पंचायत है, तो वो उस सिलसिले में कितनी पंचायतें हो चुकी? ऐसा था कि चौटाला साहब की रैली ढंग से हो जाए और ये मुद्दा ना खड़ा हो, इसके लिए अब ये बड़े वाले का क्या नाम है, अजय चौटाला मेरे ऑफिस में आया था। ऑफिस में आया और हम दोनों ने लिखित में साइन किया। मैंने कहा ऐसे नहीं मानूंगा, पहले तुम लिख करके दो। वो अजय के साइन। अच्छा, हाँ, तो पत्र है आपके पास? हाँ पत्र, तो अजय साइन करके गया, मैंने किया। वो फिर वो भी एक अलग किस्सा है, मैं कभी बताऊंगा। जी तो आज ही बता दो, वो तो रोचक किस्सा। आज नहीं बता पाऊंगा। अच्छा ठीक है, आज मैं नहीं उस चीज को छेड़ना चाहता। ठीक है। तो अजय और अभय से तो मेरा कम संपर्क रहा। अजय से फिर भी मैं, क्योंकि MP भी बन गया था और जनपद रोड पे इनका मकान था, तो 1-2 बार वहां भी मिले थे। तो संबंध जहाँ तक है इन दोनों भाइयों से और इनके पिता से, इनके दादा से सबसे अच्छे संबंध है। और प्रताप सिंह जी जो थे,
चौटाला से शायद बड़े थे वो, जी, प्रताप सिंह, उनसे वो तो मेरे पास आकर ठहरा करते थे। जी जी हाँ, तो बड़े अच्छे अदरवाइज ये लोग सिंपल लोग हैं, अच्छे लोग हैं। अब पैसे वाले हो गए, जी पैसे जैसा रहने लग गए, वरना ये आम आदमी की तरह रहते थे, आम आदमी की तरह सफर करते थे, आम आदमी जैसी इनकी बातें होती हैं। जी ठीक है जी। तो चलिए वो जनता पंचायत में हाँ, तो 88 से वो सिलसिला वहाँ शुरू लोगों हुआ, ने कहा कि फिर साहब कब तक? एक बार नहीं 2 बार होना चाहिए, जी तो हमने 2 बार का कर लिया, जांटी और मकर संक्रांति। मकर संक्रांति। तो उसके बाद वो चलता रहा, तीनों पंचायत हमारी हो गई। पंचायत में शायद वो भी तुलाराम पार्क में हुई थी, जिसमें ये मैंने लोगों से कह दिया था। इस्तीफे का फैसला बाद में हुआ। हाँ, बाद उसी से नहीं, मैंने लोगों में जाहिर कर दी थी और लोगों से हाथ खड़े करवा लिए थे। ठीक है। क्या जी। तो उसके बाद मेरा इस्तीफा हो गया। इस्तीफे के बारे में भी गलत ख्याल है कि रघु यादव ने देवीलाल को, नहीं ये गलत बात है। आप बताओ, सही बताओ क्या है? सही बात ये है कि कन्फेड के अंदर जो मंत्री थे, अब मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, ठीक है, वो ऐसी अंधाधुंध नियुक्तियां कर रहे थे। एक लेमर सिंह करके कोई सेक्रेटरी वगैरह था, जी जी वो मन में आया जिसको नियुक्ति दे देते थे। और वो नियुक्तियां केवल 3 क्षेत्रों की हो रही थी, जो 3 पॉलिटिशियंस थे, जी और उसमें अनदेखी हो रही थी क्षेत्र और जाति के हिसाब से हमारे इस पूरे समूचे बेल्ट की। जी जी तो मैंने वो आंकड़े विधानसभा में रखे जी जी और ये कहा कि भाई ये 800 के करीब भर्ती है, इसमें से ये पूरी लिस्ट मेरे पास है, इसमें बंदा जो लगा है वो है, उसका गांव है, उसका जिला है, इसमें 3 गाँव जिले की भी बात नहीं हो रही है, 3 विधानसभा क्षेत्र, जबकि 90 है हरियाणा में, 3 विधानसभा क्षेत्र के ही 800 कुछ में से 700 कुछ लग गए हैं। अच्छा, इस तरह की स्थिति थी। मैंने ये विधानसभा सदन के पटल पे रखा था। जी जी और मैंने कहा मेरा जो क्षेत्र है उसका कोई बंदा ही नहीं है, 2-3 लड़के हैं। जी जी और मैंने ये भी कहा था कि आप, मैं जाति की बात नहीं कर रहा, जाट हमारे यहाँ भी बसते हैं, जी जी आप जाटों को लगाओ। मैंने जो गांव थे मेरे हल्के के जाटों के, गढ़ी, महेश्वरी, मालपुरा, ये ढोकी, डाबड़ी, नया गांव, इन सबके नाम भी लिए थे। जाट गंगा चाह, मतलब भाई अगर जाति से भी लगाने तो इनको लगा दो। मेरे यहाँ से लगाओ ना, जाट लगाओ। खुद मैंने जो लिस्टें दी उसमें जाट होते हैं, क्यों जाटों ने तो मेरा खुद तरीका तो गलत है कि जाट लगाओ। जो मैंने कहा ये नहीं है कि मैं मतलब जाट, आपने एग्जांपल तो मैंने दे कहा था दिया। कि जाट का विरोध नहीं कर रहा मैं, जी जी जाट ही अगर लगाने तो हमारे यहाँ भी है ना। जी जी तो क्षेत्र के हिसाब से क्यों, उन चुनाव में तो ये जाट तुम्हारे होते हैं, और जब रेवड़ी बटे तो ये जाट तुम्हारे नहीं है। पर एक बात तो रघु जी बिल्कुल सही हुई कि रेवड़ियां बटती थी उस दौर में, बिल्कुल जाति विशेष के लिए, जाति विशेष के लिए, क्षेत्र विशेष के लिए, क्षेत्र विशेष के लिए, इसी का तो विरोध किया था मैंने। और मैं ये आप कहूंगा, चाहे कोई कुछ भी माने, मनोहर लाल खट्टर सीएम रहे, मेरा उनसे एक ही बार मुलाकात हुई थी, और मैं नहीं समझता था कि ये पॉलिटिक्स में आएंगे या सीएम भी कभी बन जाएंगे। मनोहर लाल खट्टर के समय ये अंधाधुंध जो भर्ती होती थी उस पर काफी हद तक अंकुश लगा। ग्रुप डी और सी शानदार भर्तियां हुई जो है, पटवारी, मुझे लगा पटवारी, पुलिस, जितने भी जो है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे क्षेत्र के मेरे अपने लोगों ने बताया। मैं इस बात के लिए मनोहर लाल को याद करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ, रिकॉर्ड पे कहना चाहता हूँ कि जो बंसीलाल ने शुरू किया था, ये जाति और क्षेत्र के आधार पर अंधाधुंध भर्ती का सिलसिला बंसीलाल ने शुरू किया था। अच्छा। वो तो यहाँ तक कहता था कि जाटनी जामन से जाम गई है, अगर किसी और को ले जाओ तो वो सिलसिला अगर रुका या मंदा हुआ तो वो हुआ मनोहर लाल खट्टर के समय। इस बात का क्रेडिट मैं उनको दूंगा, क्योंकि ये मेरी लड़ाई है। तो इसका मैंने विरोध किया था असेंबली में। तो देवीलाल जी तो उस बात को सुनने को तैयार थे, लेकिन जो संबंधित मंत्री थे वो, और जो एक चौधरी वीरेंद्र सिंह होते थे नारनौत के, बिजली मंत्री थे शायद, उनसे भी मेरी कई बातों पे उलझ हो गए थे। इन 2-3 लोगों ने उन्हें समझाया कि ऐसे तो असेंबली नहीं चलेगी, ऐसे तो पार्टी नहीं चलेगी। तो मुझे देवीलाल से किसी तरह हामी करवा ली होगी, मैं तो वहां मौजूद नहीं था। इन्होंने मुझे जनता दल विधायक दल से निकाल दिया। अच्छा। हाँ, मैंने लोक दल या विधायक दल नहीं छोड़ा, इन्होंने मुझे निकाल दिया। शौकोज नोटिस दिया जब मैं रोजगार में था, पदयात्रा ही कर रहा था एमएलए होते हुए। अच्छा, मतलब आपने इस्तीफा नहीं दिया था? नहीं, उन्होंने निकाला। हाँ, और मुझे विधानसभा में अलग बैठा दिया। जी। उन्होंने मुझे इंडिपेंडेंट कर दिया। और मैं मेधावी कीर्ति के साथ, और धर्मपाल थे सोना वाले, ये 5-6 लोग थे जो निर्दलीय होते थे, उनकी कैटेगरी में मुझे डाल दिया। और फिर स्पीकर को हिदायत दे दी कि इसको बोलने नहीं देना है। तो मैंने कहा भाई आप लोग इसलिए ऐसा सब कुछ कर रहे हो कि मैं अकेला हूँ, मेरे इलाके में एक नहीं हूँ 10 हैं हम। मैंने उस समय जो एमएलए थे मेरे साथ, अब उनका नाम भी नहीं लेना चाहता, उनसे भी कहा था कि यार मेरी लड़ाई तो है नहीं, अपने बच्चों की लड़ाई है, आप भी मेरा साथ दो।
तो सबने हाथ जोड़ लिए, बोले भाई हमारी तो बड़ी मुश्किल से विधि बैठी है, आप रहने दो। तो मैं नहीं माना। तो मुझे जब आप नाम ले सकते हो उस समय सदन में कौन कौन थे? सबको पता है कौन कौन एमएलए थे, क्या जी। तो वो नहीं मेरा साथ दिया उन्होंने, तो अपने अपने कारण बता दिए। बट बाद में आए थे कैप्टन यादव वगैरह तो थे नहीं, ये तो था, ये तो मेरे बाद आया बाद में आए थे। आप ये भी नहीं था उस समय शायद, और कांग्रेस का कोई था ही नहीं, क्योंकि ये शकुंतला जी और जो भी लोग थे वो सब हार चुके थे। हम नए लोग थे सारे उस समय। शकुंतला शायद लोकदल से नहीं, चली वो गई। नहीं थी, वो नहीं, अच्छा, थी। नहीं वो उस असेंबली में नहीं थी। अच्छा चलिए, वो मतलब कुल मिलाकर के जो मेरे साथ थे उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया। तो फिर आपने फिर मैंने कहा जो आज ममता कहती है, समता कहती है और या शिवसेना कहती है, वो मैंने तब कहा था कि भाई मैं अकेला हूं इसलिए दबा रहे हो। मैं जाता हूं विधानसभा से इस्तीफा देकर, मैं अकेला जा रहा हूं और अपने साथ 9 को और जोड़कर 10 लेकर आऊंगा, और जो मैं आज मांग रहा हूं वो मैं छीन कर ले जाऊंगा। ये बोल कर आया था मैं कि मैं अकेले से नहीं बात बनेगी तो 10 लेकर आऊंगा। आप इस्तीफा किसको देकर के आए थे? इस्तीफा मैंने ऐसे स्पीकर को भेज दिया था। अच्छा, स्पीकर। और स्पीकर इंडिया में नहीं था, बाहर था। जैसे इनको मालूम पड़ा कि रघु यादव ने इस्तीफा दे दिया, मंजूर कर लिया। अरे स्पीकर को विदेश से मंजूर करवा दिया कि कहीं बदल ना जाए मामला, कोई समझा ना दे, कोई कुछ कहना, ऐसा इनको हड़बड़ी थी, तो डरे हुए थे पूरी तरह से। तो लेकिन मैं तो अड़ा हुआ था, मैंने दे दिया इस्तीफा। जब मैंने इस्तीफा दिया तो कांग्रेस ने मेरे को पकड़ा। जो 87 चुनाव मैंने जीता था उस समय कांग्रेस के तो केवल 5 एमएलए थे। कांग्रेस की स्थिति दयनीय थी हरियाणा में, कांग्रेस खत्म हो गई थी, बल्कि असेंबली में कहते थे कि 4 कांधियां हैं और ये जस्मा रोण वाली है। तो जस्मा देवी भी जीती थी, वो एमएलए उस समय। तो मतलब कांग्रेस थी नहीं हरियाणा में, खत्म हो गई थी, सब घबराए हुए थे। ये इस विषय पर तो फिर एक लंबा और देवीलाल का जादू चल रहा था। जी। तो राजीव गांधी के भी हाथ पांव कांप रहे थे, देवीलाल का इतना जादू था। क्यों किसानों में उन्होंने बुढ़ापा पेंशन लागू की थी तो उसका बड़ा शोर शराबा था। तो राजीव गांधी भी घबराए हुए थे। और जब मैंने इस्तीफा दिया तो मुझे अरुण शौरी, उस समय इंडियन एक्सप्रेस के वो एडिटर होते थे, और प्रभाष जोशी शायद अध्यक्ष इसके जनसत्ता के संपादक थे। तो प्रभाष जी से मेरा मिलना हुआ, तो फिर उन्होंने मुझे अरुण शौरी से भी मिलवाया। अरुण से मेरी पहले कोई मुलाकात नहीं थी। तो उन्होंने जब मेरा नाम लिया तो अरुण शौरी बोले, अरे क्या कर रहे हो आप, क्योंकि वो तो देवीलाल को राजीव के खिलाफ एक वो उस तरह से प्रोजेक्ट कर रहे थे। मैंने कहा मैं जो कह रहा हूँ शौरी जी सब कुछ सही है, ये गलत है। बोले पर यादव साहब गलत सही नहीं देखा जाता, जब आग लगती है तो पानी डाला जाता है, ये नहीं देखा जाता कि नाले का है या कुएं का है। तब मैंने कहा शौरी साहब पर ये तो देखा जाता है कि पानी डल रहा है या पेट्रोल, आप पेट्रोल क्यों डाल रहे हो, इससे तो और गड़बड़ हो जाएगी। तो शौरी निरुत्तर हो गए थे, लेकिन उनके तो अपने आर्गुमेंट थे, मेरे अपने थे। तो मैं इस्तीफा दे आया। तब कांग्रेस ने मुझे सामने से संपर्क किया। पहले तो गुलाम नबी आज़ाद ने मुझे, एक पत्रकार होते थे, मुस्लिम ही थे, फरीदाबाद के, किरमानी शायद नाम था, उनको मेरे पास भेजा, संपर्क किया। तो मैंने कहा भाई नबी आज़ाद से क्या बात करनी है, मैं तो राजीव से ही करूँगा। तो ये बात नबी को चुभी ही होगी, वो अपने आप को नेता बड़ा समझते ही होंगे कांग्रेस का। पर मैंने कहा मैं और किसी से बात नहीं करना था, कि बात करनी भी है तो राजीव से करूँगा। तो जब अर्जुन सिंह तक ये बात पहुंची होगी, क्योंकि एक पत्रकार और थे आलोक तोमर, जनसत्ता में ही थे, वो आए भी थे मेरे आंदोलन में कई बार, उन्होंने मुझसे संपर्क किया। और अर्जुन सिंह के भी वो समर्थक रहे थे, उनके पैर छुआ करते थे आलोक। तो आलोक ने मुझसे संपर्क किया, बोले रघु जी, पत्रकार पैर छुआ करते थे? हाँ, अर्जुन सिंह के बिल्कुल पत्रकार पैर छुआ पत्रकार और क्या पैर ही छूते थे सर। और आलोक कोई छोटे मोटे पत्रकार नहीं थे, जनसत्ता के जाने माने पत्रकार थे आलोक तोमर। कितने भी बड़े हो तो हाँ, एक गरिमा तो होती है। जी, वो पैर छूते थे अर्जुन सिंह के भी, और शिव मंगल सिंह सुमन एक बड़े कवि हैं, उनके भी छूते थे। हो सकता है उनके परिवार में कोई हो। नहीं, परिवार नहीं, मैं अर्जुन सिंह के चुराड़ी भी तो गया था ना, वहाँ रुका था मैं सिद्धि के अंदर। और अर्जुन सिंह की वाइफ ने मुझे, मेरा जन्मदिन उसी समय पड़ा था, तो उन्होंने मुझे एक छत्तीसगढ़ की या मध्य प्रदेश की जो सिल्क होती है वो मुझे एक कुर्ता भेंट भी किया था। अर्जुन सिंह तो तोप थे कांग्रेस में उस समय। तोप थे, हाँ। और अर्जुन उनके तो फूंक से घास जलती थी। हाँ, अर्जुन सिंह सीएम रह चुके थे मध्य प्रदेश के। जी। और कांग्रेस में बहुत बड़े नेता थे, कद्दावर। तो अर्जुन सिंह से आलोक ने मेरी मुलाकात कराई। तो मैंने कहा अर्जुन सिंह जी अब आपसे क्या मुलाकात तो राजीव, बोले मैं आपसे नहीं मिलने के लिए बुलाया, आप राजीव जी से मिलिए, मैं केवल आपको ले चलता हूँ। तो मैं चला गया अर्जुन सिंह के साथ। अर्जुन सिंह जब हम बैठे तो बड़ी टेबल थी, जैसे डाइनिंग या कॉन्फ्रेंस की होती है। तो राजीव, मैं और अर्जुन सिंह। तो जब बात शुरू होने लगी तो मैंने अर्जुन सिंह की ओर देखा,
तो अर्जुन सिंह ने खुद ही कहा कि मैं जरा बाहर चलता हूँ। तो अर्जुन सिंह जी भी चले गए। फिर मेरी और राजीव की बात हुई। राजीव तो इतने मोहित हो गए, इतने प्रभावित हो गए कि बोले आप हमारा साथ दीजिए। और देवीलाल जी के बारे में उन्होंने भी कुछ पूछा मेरे से, मैं सब कुछ उनको बताया कि हकीकत ये है। तो बोले आप आ जाइए। और पर मैंने कभी किसी से कुछ मांगा नहीं था। तो मैंने कहा मेरी इच्छा तो ये है कि भाई मैं लोकसभा में आऊँ और ये रोजगार वाला मामला जो मेरा अटक रहा है इसको मैं यहाँ धरूँ। बोले आइए ना, हम तो इसीलिए आपको चाहते हैं। तो मेरी अर्जुन सिंह से वो राजीव गांधी से बात हो गई। वो प्रधानमंत्री थे, ये जनपद 7-8 है उसकी बात है। इस आश्वासन के बाद में तो हाँ, जब राजीव ने कह दिया कि हम तैयार हैं जी। और कोई दूसरी पार्टी भी नहीं थी, तो राजीव जी की जब प्रधानमंत्री कह रहा है तो मैंने मान लिया। ठीक है। और राजीव मुझे भले इंसान भी लगे, अच्छे आदमी थे, दिखने में तो अच्छे थे ही, वैसे भी मुझे बातचीत से भी लगा कि बहुत भोले भाले और सही इंसान है। तो आ गए फिर राजेश पायलट और मैंने डिज्नीलैंड का आंदोलन भी चलाया सोना के अंदर। चलिए हम वो उस विषय पर आते हैं, मूल विषय पर, क्योंकि आज का जो हमारा ये इंटरव्यू है ये केवल जनता पंचायत के, अब कौन सी जनता पंचायत आपकी जो होने जा रही है, जो कल होगी, ये कौन सी है? कोई इसका है हिसाब किताब रख रखा है? आप कोई भी लगा सकता है इसका, 88 से और 2025 बीच में मिस नहीं हुई? बीच में स्तर बदल गया। कई बार तो एक छोटी सी मीटिंग के रूप में हो गई, कई बार नारनौल का जो ITI मैदान में 1993 में हुई थी, जिसको लोग जलयुद्ध बोलते हैं, वो भी पंचायत थी, जिसमें मतलब मकर संक्रांति को रघु यादव जनता के बीच, अपने चहेतों के बीच रहे हैं। हाँ, ये है। हाँ, और लेकिन एक बात और है, मकर संक्रांति को तो हम रेवाड़ी में ही करते हैं, जहाँ मेरा आवास हो या तुलाराम पार्क हो या कोई और जगह हो। लेकिन जाटी की पंचायत जन्माष्टमी वाली हमने बदलनी शुरू कर दी थी। पटौदी में भी हुई है, महेंद्रगढ़ में भी हुई है, नारनौल में भी हुई है, अटेली में भी हुई है, वो सोना में भी हुई है। वो परिवर्तनीय रही। हाँ, वो ये सोच नहीं, लोगों ने कहा कि बार बार रेवाड़ी क्यों करो, हमारे यहाँ भी करो। तो अभी एक सवाल ये है कि जो कल 14 जनवरी 2026 की जनता पंचायत होगी, उसका एजेंडा क्या है? उसका एजेंडा केवल ये है कि आपस में हम एक दूसरे से मिलेंगे। कौन बीमार है, कौन जी रहा है, कौन जा चुका, क्या हाल है, क्या करना चाहिए, क्या समस्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या किताब लिखी, अपनों से अपनी बात, अपनों से अपनी आपस में होगी। कोई मंच नहीं लगेगा इस बार। तो रघु यादव से कोई पूछ ले कि अब आप किस राजनीतिक दल में है, तो क्या कहोगे आप? मैं कहूँगा चुनाव आने तो बताऊंगा। अभी नहीं, अभी राजनीतिक दल है ही नहीं कोई। अच्छा। सारा एक सही है। आज के दिन आजाद, आजाद ही हूँ मैं सभी दल। तो राव वीरेंद्र सिंह का मेरा अंतिम साक्षात्कार मैंने लिया था संयोग से। तो उनके साक्षात्कार में उनके अंतिम शब्द मुझे याद है कि मैं आजाद, मेरी पार्टी आजाद, मेरे विचार आजाद, नहीं मेरे ख्यालात आजाद, उन्होंने कहा था। तो रघु यादव अब क्या है? नहीं, मेरा भी आजाद ही है, स्वतंत्र है। और जो मैं आजाद क्या, मैं तो कहूँगा कि जो न्याय है उसके पक्षधर हूँ मैं पक्षधर हूँ, मैं निष्पक्ष नहीं हूँ, मैं न्याय का पक्षधर हूँ और गरीब की मदद कोशिश करता हूँ और आम आदमी को समझने की और उसके दर्द को दूर करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, राजनीति तो देखते हैं नजदीक से, समझते हैं। अभी मैं एक छोटा सा सवाल, देखिए आप अभी पिछले 15 दिन में थोड़ी सी राजनीति में गर्मी आई। बीजेपी के बीच आमतौर पर फूट नहीं होती थी। पहले राव नरवीर सिंह छोटा सा कटाक्ष करते हैं कि भाई मेरी मदद से MP बने हैं राव इंद्रजीत। फिर डॉक्टर अभय सिंह पूरी तरह अपनी जो नववर्ष पे एक सभा बुलाते हैं, उसमें तो पूरा का पूरा उनका 25 मिनट भाषण राव इंद्रजीत के विरोध में केंद्रित रहता है। वो बताते हैं कि जितनी बार वो चुनाव जीते हैं, बेशक जीत गए लेकिन वो हिसाब मांग लेते हैं उनसे जो है। फिर राव इंद्रजीत के भी समर्थक हैं, वो भी हिसाब दे देते हैं। राव इंद्रजीत खुद भी एक चैनल पर जवाब दे देते हैं। ये चल क्या रहा है भारतीय जनता पार्टी में? जो ये शुरुआत हुई है विशेष रूप से अहिरवाल क्षेत्र के भाजपा नेताओं के बीच राव इंद्रजीत को घेरने की, या ये कहें कि राव इंद्रजीत बनाम अदर्स की जो है। देखिए, ये जिनके भी आपने नाम लिए हैं, मैं नाम नहीं दोहराता, ठीक है, ये सब इसी वजह से विधायक या मंत्री हैं कि इनके पास भाजपा का, भारतीय जनता पार्टी का टिकट था। मेरा तो ये मानना है ये अपने बलबूते पर अपने नाम से जीत जाए ऐसी स्थिति नहीं है। हालांकि पिछले चुनाव में नरवीर की स्थिति बादशाहपुर में बेहतर थी, लेकिन जीत ही जाता ऐसा मैं नहीं कहता, लेकिन उसकी स्थिति इस बार अच्छी थी बादशाहपुर में। बाकी ये, और नरवीर भी जीता तो बीजेपी की सपोर्ट से है। तो ये लोग, अच्छा फिर दूसरी बात ये है, असली बात ये है कि मेरी लड़ाई है नेता की, नेता बनने की, और नेता हूं मैं। उनकी लड़ाई है नुमाइंदा बनने की।
जी जी कि किसी तरह हम असेंबली में या लोकसभा में पहुंच जाएं और अच्छे से अच्छा पद पालें। जी जी तो लड़ाई में हमारी में बहुत अंतर है। जी जी और आज भी जो उनकी बयानबाजी हो रही है उसमें अहीरवाल के आम आदमी का, अहीरवाल की 36 बिरादरी का कोई लेना देना नहीं है उनके हित का। जी जी सीधा उनकी आपसी कुर्सी की और आपसी अहम का वो टकराव है जिसमें उलझा करके वो मुद्दों को दबाना चाहते हैं। वैसे एक चीज तो है जी जो आप बता रहे हैं, जी। मुझे याद है, मेरी याददाश्त भी तेज है इस मामले में। रघु यादव ही थे जिन्होंने राव इंद्रजीत सिंह का एक बार सशर्त समर्थन किया। नहीं नहीं नहीं, मैं तो वो व्यक्ति हूँ जी जी जब जिसने समर्थन मांगा जी जी और मुझे लगा कि सामने कोई बहुत अच्छा विकल्प नहीं है तो मैंने दिया है। मैं कभी अपनी जुबान से नहीं फिरा हूँ। आप इंद्रजीत से पूछ लीजिए 10 बार, जी उसने ही धोखा दिया, वही पलटा। इंद्रजीत ने एक बार घबरा गया था वो जब मेवात जुड़ गया था जी जी और कैंडिडेट ऐसा था उनके सामने, शायद जाकिर ही रहा होगा, जी जी तो उनको डर लग गया था। उनके लोगों ने समझा दिया कि भाई मामला इस पे गड़बड़ है, जी जी कि सारा मेव तो एक तरफ जाएंगे ही और जो भी टिकट जाकिर के पास थी उसके हिसाब से ये वाला जाट का वोट या कोई चला हाँ, मतलब जाएगा वो चला और जाएगा। आप हार जाओगे। तब उसने मेरे को फोन किया, राव इंद्रजीत ने। इंद्रजीत ने बोला मैं आता हूँ, मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा क्या मिलना, आप चुनाव लड़ रहे हो, मैं आ जाऊंगा, उसमें क्या दिक्कत है। मैं इन चीजों में परहेज नहीं करता, कोई बाद में कुछ भी बकवास करता रहे। तो हमारी मुलाकात हुई थी, उसमें मैंने कह दिया था कि हम कर देंगे सपोर्ट, क्योंकि हम उसकी जीत में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना उस पार्टी की में। आपका एक्यूरेट बयान याद दिलाओ, नहीं आपने क्या कहा? नहीं, फिर नहीं, आपका याद दिलाओगे, मैं बता रहा हूँ ना। फिर इंद्रजीत बोला अगर आप मेरे से कह रहे हैं तो अच्छी बात है, पर अगर आप पब्लिक में कह दें, जनता को मालूम पड़े, तभी तो मुझे लाभ होगा। अच्छा अच्छा तो आप एक ऐसा पत्रकार बता दें कि जो, या शायद उन्होंने कोई नाम वाम भी लिया होगा, मुझे ध्यान नहीं है। जी जी तो उन्होंने फिर मेरे से कहा कि आप बता दें जी जो आपकी बात को कह दे। जी जी तो मैंने सोच साच के बोला कि महेश वैद, अच्छा, आपने ये मेरा recommend किया? सजेशन था, उसको नहीं पता, वो महेश वैद को ज्यादा जानता भी नहीं था। अच्छा या अच्छा, जानता भी होगा तो उसने शो तो ऐसा ही किया था कि कोई बहुत जानकारी में नहीं है। ठीक है तो ठीक है। उसने पूछा तो वो बोला ठीक है जी। तो मैंने कहा महेश वैद से मेरी बात करा देना। मैं उस समय दैनिक जागरण में था शायद, हाँ, दैनिक आप जहाँ भास्कर भी में। थे, मेरे को कौन सी आपसे जेल? संपर्क था और आप पे मुझे उस समय भी यकीन था, जी तो जी, मैंने आपका नाम मैंने दिया था। अच्छा अच्छा, फिर उन्होंने आपसे संपर्क किया होगा, फिर आपकी मेरी बात हुई थी, जी 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 तब मैंने जो कुछ कहा था वो अब आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जी क्या जी। जी, लेकिन हुआ क्या, मैं तो किसी दिन हुआ क्या? आप किताब लिख रहे हैं ना, मैं तो किसी दिन किताब में इस रहस्य को खोलूंगा। हाँ खोल दीजिए, अच्छी बात है, मैं चाहता हूँ खुलना चाहिए। जी जी उसमें गड़बड़ क्या हुई कि मैंने केवल आपको बयान दिया था जी जी और आपको अकेले को छापना था, तो मुझे लगता था कि आपका अखबार और आपकी पहुंच ऐसी है कि वो पूरे इलाके में फैल जाएगा, तो मतलब विश्वसनीयता ठीक ठाक थी। तभी तो मैंने दिया था। जी जी, लेकिन और पत्रकारों ने उसको उठा लिया अच्छा अच्छा अच्छा, और उन्होंने बेवकूफ़ी भरी खबर छाप दी। खबर तो वो आप वाली छापी, पर शायद ऊपर किसी ने हेडिंग गलत कर दी है कि रघु यादव का वोट इंद्रजीत को। इस तरह के पहली बात तो लोकतंत्र में बताना ही नहीं होता है कि भाई मैं किसको वोट दे रहा हूँ। जी जी। दूसरी बात, ऐसा मैं कहना ही नहीं चाहता था, मैं तो कुछ और कह रहा था। आप कहना चाह रहे थे जितने चुनाव मैदान में हैं, हाँ, उनमें राव इंद्रजीत श्रेष्ठ है। हाँ, ये उनमें हाँ ये कहा था कि क्योंकि मेरे को तो वोट दे नहीं सकते थे लोग, ना आपको दे सकते थे, जो खड़े उन्हीं में से देना था। तो मैंने कहा भाई अब जो चुनाव हो रहा है इसमें जो उम्मीदवार सामने है उसमें मुझे लगता है कि इंद्रजीत को दे देनी चाहिए। वो मतलब दोनों काम हो गया, आपने इंद्रजीत की मदद भी कर दी और अपने सिद्धांत को भी रखा बचा कर। नहीं मैं बिल्कुल, उसके बाद वो चुनाव हो गया और इंद्रजीत जीत गया। जीतने के बाद मैं तो समझता था कि वो मुझे धन्यवाद करेगा, जी जी, पर वो समझा कि ये भी मेरे पास गुलदस्ता लेकर आएगा। मैं तेरे बाप के पास नहीं गया, तेरे पास क्या आऊंगा क्या। उसके बाद फिर कोई बात ही नहीं हुई, खत्म ही। मैं उससे कभी मिला नहीं, कोई लेना देना ही नहीं उस आदमी से। जी जी। उसने मांगा था, मैंने दिया था और पब्लिकली दिया था, कोई चोरी छिपे की बात नहीं है। फिर जनता पंचायत पे आते हैं। हाँ, तो अभी जो एजेंडा है कल को, जैसे आपने अभी कहा कि चुनाव आने दीजिए फिर बताएंगे जो वो तो पॉलिटिकल है। हाँ पॉलिटिकल है, लेकिन क्या रघु यादव की उम्र कितनी होगी अब? मेरी उम्र तो अभी 72 साल है, 72 हो जाएगी 23 फरवरी को। एक पारी खेलने की मनसा है? एक पारी क्यों, जितनी पारी होती रहेंगी, हम जब तक हैं लड़ते रहेंगे, क्या दिक्कत है, करते रहेंगे जो तो। और बेटा सृजन यादव भी चुनाव मैदान में? वो एक अलग व्यक्ति है, रघु यादव एक अलग व्यक्ति है, बिल्कुल। वो मेरा बेटा है, तो तन मन धन से जो हो सकता है वो तो मैं करूंगा, पुत्र के नाते से। राजनीति के नाते से तो शायद उसको मेरा अनुसरण भी नहीं करना चाहिए, और करे तो बेशक करे, लेकिन वो उसकी राजनीति वो करेगा। रघु जी, मेरा लास्ट क्वेश्चन है, आप कल की अपनी पंचायत का उद्देश्य बता दीजिए कम शब्दों में।
मेरा निवेदन ये है, सर्वजातीय पंचायत जो हम करते हैं संक्रांत की और जाति की, उसका एक ही ध्येय है कि सार्वजनिक व्यक्ति, चाहे वो विधायक है या नहीं, एमपी है या नहीं, मंत्री है या नहीं, उसका सर्वसाधारण से सतत सीधा संवाद बना रहना चाहिए। उसी सिलसिले में हो रही है। और कल जो पंचायत होगी उसका कोई एजेंडा नहीं है, लोग अपना दर्द, अपनी बात मुझे कहेंगे, मैं भी उन्हें अपनी बात बात बता रहे थे। हाँ, किसी दल का हो, किसी का समर्थक हो, क्या कह रहे हैं? अभी जो लोग मेरे साथ हैं, मेरे शुभचिंतक हैं, मेरे समर्थक हैं, क्योंकि अगर मैं चुनाव में नहीं हूं तो वोट तो वो देंगे ना। अब अही रेजिमेंट का आंदोलन इसलिए तो खत्म हुआ कि जब चुनाव आया तो कोई कांग्रेस के साथ हो लिया, कोई बीजेपी के साथ हो लिया, ना बीजेपी अही रेजिमेंट के चक्कर में थी, ना कांग्रेस थी, तो वो सारा आंदोलन ही इन्होंने बिखेर लिया। नहीं, मैं तो इनको दिल्ली में कहकर आया था कि अगले चुनाव में तुम अपनी शक्ति दिखाओ, या तो उसको समर्थन दो जो आपको वादा करेगी रही रेजिमेंट बनाएगी, या फिर अपने घर बैठो। वो घर भी नहीं बैठे, ना कोई वादा लिया, आधा इधर हो लिया, आधा उधर हो लिया, तो वो ढाके तीन बात हो गए। तो ठीक है। सर्वजातीय जनता पंचायत का मतलब यह है कि लोग आएंगे, हम बात करेंगे, और जो पुस्तक मैंने लिखी है, पुस्तक को लोग कुछ समझ भी नहीं पाते, 356 पेज की है, तो वो पुस्तक खरीदने का सत्य, सिंधु संधि का सत्य, नाम में तो सिंधु जल संधि का सत्य है, लेकिन वास्तव में जो हमारे हिंदुस्तान में पश्चिमोत्तर में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, कश्मीर और गुजरात में जो पानी की स्थिति है, जो विवाद है, जो कमी है, उसका ये सारा सिलसिला है जो मैंने विस्तार से बयान किया है। उसकी भी चर्चा हो। और हाँ, और पुस्तक मेरी बहुत अच्छी चली है। जो पहले प्रकाशक ने छापी थी वो दिसंबर तक खत्म हो गई, लेकिन मैं अपने साथियों को देना चाहता हूँ बिना किसी कीमत के, तो मैंने प्रकाशक से कह करके दोबारा प्रतियां छपवाई है, और रीप्रिंट उसका आ गया है, पहुँच चुका है मेरे पास। जो आएंगे मैं उनको दूंगा, और पानी पर गंभीरता से वो पढ़ें और उसके बाद फिर आगे विचार करें। दोस्तों, आपने रघु यादव को सुना। 14 जनवरी 2026 को जो इनकी पंचायत होनी है, जनता पंचायत, ये भीड़ तंत्र का हिस्सा नहीं रहना चाहते। 4 आदमी हो चाहे 4000 आदमी हो, सिलसिला जारी रहना चाहिए। और इनके पीछे जो इन्होंने अपना उद्देश्य हमको जो कई बार बताया वो आपको क्लियर कर दें। इनका उद्देश्य ये है कि जो जनप्रतिनिधि होते हैं, चाहे वो निर्वाचित हो पाए या नहीं हो पाए, उन्हें अपने लोगों के बीच में बैठना चाहिए, पंचायती तौर पर बैठना चाहिए, उनकी सुननी चाहिए और अपनी उनको बतानी चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए और एक दूसरे को समझाना चाहिए। दोस्तों, आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी, रघु यादव की बातें कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार, धन्यवाद।